देखिए, हम लोग टॉपिक था आपका, ध्यान से सुनिए। इसमें जो भी बच्चे का अभी क्लास फर्स्ट, आज भी लगता है कुछ बच्चों का फर्स्ट क्लास है, किन्हीं बच्चों का फर्स्ट क्लास भी आज नहीं, सबका क्लास क्यों है। चल ठीक। देखिए, हम लोग पढ़ा रहे थे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में हम लिखवाए थे एसिड के बारे में, बेस के बारे में। आज पढ़ना है साल्ट के बारे में, किसी रेडिकल के बारे में। ठीक है, ये सब जो पढ़ते हैं ना, ये सब आप नीट का, जेई का भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें भी आपको काम आएगा। बोर्ड में तो खैर है ही, है ना, लेकिन नीट और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए, चैप्टर का नाम वही था, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। टॉपिक था आपका इक्विवेलेंट वेट। देखिए, पहले रेडिकल का देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल, फिर आएंगे साल्ट यानी कंपाउंड का। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला देख लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल। रेडिकल कहा जाता है जिस पर कोई प्लस माइनस चार्ज होता है, हम उसको रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। कोई भी वैसा कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट जिस पे कोई भी प्लस माइनस चार्ज होता है तो हम उसको रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। किसी रेडिकल का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? कोई भी रेडिकल है जिस पर कोई प्लस माइनस चार्ज है उसको रेडिकल कहा जाता है। और किसी रेडिकल का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल बराबर होता है फार्मूला वेट या मास डिवाइडेड बाय चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज। कोई भी रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो फार्मूला वेट में टोटल चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल में जैसे OH माइनस लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको याद रखना होगा कि जहां OH माइनस होता है ना उसको आप हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। जहां OH पर एक माइनस है उसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो किसी हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इसका पूरे का मास 16 प्लस 1 कितना? 17, 17 होगा। और टोटल चार्ज कितना? 1, तो कितना आएगा? 17। यानी ये आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब जिसपे OH पर एक माइनस चार्ज को आप हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो OH पर एक माइनस है तो उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अगर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो पूरे की मास में जो चार्ज है उस चार्ज के अमाउंट संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जैसे इसको कार्बोनेट कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। CO3 2 माइनस, अगर नाम नहीं याद है तो आप ऐसे अपने से लिख सकते हैं, कार्बोनेट आयन। ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना? तो कार्बोनेट का कोई पूछेगा तो इसका पूरे का मास 16 48 12 60 60/2 कितना हो जाएगा? 30 30। जैसे आप लिखते हैं ना इक्विवेलेंट वेट सल्फेट आयन का, SO4 2 माइनस, इसको SO4 को क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। तो बोले सल्फर का 32 और 16 64 96 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आप सानाइड लेते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट सानाइड, बोले कार्बन का मास कितना होता है? 12, और इसका मास कितना होता है? 14, तो कितना होगा? 26 × 26।
26/1 कितना हो जाएगा 26, तो CN माइनस साइनाइड हो गया, तो 26/1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आप जैसे लिखते हैं ना फॉस्फेट, क्या लिखते हैं फॉस्फेट, तो बोलिए ए ऑक्सीजन का 16, तो 16 चौक कितना 64, 64, और फास्फोरस का 31, तो 95, तो 95/3 जो भी आएगा 31.66। आप जैसे लिखते हैं ना Na प्लस सोडियम आयन कितना हो जाएगा 23। आप जैसे लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का मास 40/2 कितना हो जाएगा 20। तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना होगा तो मास में उसके चार्ज से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, जो आता है वही उसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, क्या होगा इक्विवेलेंट वेट होगा। और भी देखिए ऑक्साइड, जितना भी कंपाउंड में ऑक्सीजन होता है ना वो ऑक्साइड के ही रूप में रहता है, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का मतलब जिसके ओ पर कितना चार्ज 2 माइनस चार्ज, तो ओ पर 2 माइनस चार्ज है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट अगर ऑक्साइड का आप लिखिएगा तो एटॉमिक मास में 4 से क्या करना है डिवाइड कर देना, तो आपका यहाँ कितना आ गया 16। इसको पर ऑक्साइड कहते हैं। देखिए O2 पर 2 माइनस, देखिए अगर O2 पर 2 माइनस होता है इसका मतलब एक O पर 1 माइनस होगा, इसको पर ऑक्साइड कहते हैं। अब पर ऑक्साइड में अगर कोई पूछे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताइए तो आप क्या लिखिएगा 16 दूनी 32, 32/2 कितना हो जाएगा 16। इस तरह से आप किसी का इक्विवेलेंट वेट आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा, जैसे आपको नाइट्रेट दे दे, तो बोले कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16, 16 कितना 48, इसका मास नाइट्रोजन का कितना 14, कितना होगा बोले कितना होगा 62/1 कितना हो जाएगा 60। इस तरह कोई भी रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट देगा तो हम इस तरह से इक्विवेलेंट वेट किसी का भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए लिखिए इसको इतना पर, लिखिए सब। लिख लिए सब।
आगे बढ़े। देखिए, अब किसी कंपाउंड का मतलब कोई भी साल्ट का या कंपाउंड का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, किसी साल्ट का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको हटा दें, जल्दी लिखिए। चले आगे, आगे देखिए। कोई भी कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, जैसे देखिए आप पहला देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्साइड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किसका निकालना है? मेटल ऑक्साइड का निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्साइड। और मेटल का आपको निकालना है, ऑक्साइड ऑक्सीजन का फिक्स होता है, कितना होता है? 8। अगर कोई मेटल ऑक्साइड का दे दे तो हम मेटल का भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई दे देता है, देखिए एग्जांपल में, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 20। कह रहा मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। किसका निकालिए? मेटल का। और पूरे मेटल ऑक्साइड का कितना दिया हुआ है? 20। कितना दिया हुआ है? 20, 20 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा किसका? मेटल का पूछा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर लिखेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्साइड लिखिए चाहे ऑक्सीजन लिखिए, वो एक ही बात है। बोले इसका दिया हुआ है कितना? 20, इसका पूछा है, इसका कितना होता है? 8। बोलते इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर कितना होगा? 20 माइनस 8। कितना हो गया? 2। तो ये आपको याद रखना होगा, चाहे ऑक्साइड दे चाहे ऑक्सीजन दे, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 8। कितना होगा? 8 होगा। तो मेटल ऑक्साइड का देगा तो मेटल का हम कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लिखिए इसको। हो गया।
हो गया, आगे देखिए। दूसरा देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस क्या लिख सकते हैं, कार्बोनेट। इसको आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कार्बोनेट का फिक्स है कितना होता है, ऐसे याद रखिए। तो अगर मेटल कार्बोनेट का दे तो मेटल का भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट दे दे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, बोली मेटल का आपको जानते हैं, सल्फेट का कितना होता है 48, ऐसे। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 17। इस तरह किसी का भी हम इक्विवेलेंट वेट मेटल का भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया, देखिए इस तरह कोई भी मेटल का, कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट का, मेटल सल्फेट का या मेटल हाइड्रोक्साइड का, हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? मेटल कार्बोनेट हो, मेटल सल्फेट हो, मेटल हाइड्रोक्साइड हो, हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन कर करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे चलिए। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, एटॉमिक वेट, इसको ऐसे लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट वेट कर दीजिए। एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी। देखिए आपसे पूछा, रिलेशन पूछा, किसके किसके बीच, तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और क्या होता है, वैलेंसी, इसके बीच का रिलेशन क्या है, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और किसका, वैलेंसी का। तो ये देखिए यहां से देखिए, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। ये फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है, अगर इक्विवेलेंट वेट जानते हैं
तो वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, क्या निकलेगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकल जाएगा। चलिए लिखिए इसको। अल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये बता सकते हैं? अल्युमिनियम हाइड्राइड, अल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्राइड का, इन्हें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या याद है किसको? अल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा देखिए, हाइड्राइड का मतलब H हुआ, H है ना, सोडियम हाइड्राइड NaH, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, अल्युमिनियम हाइड्राइड AlH3। तो कहीं H लगता है, कहीं H2 लगता है, कहीं H3 लगता है। वो डिपेंड करता है मेटल के वैलेंसी पर। किस पर डिपेंड करता है? मेटल का वैलेंसी पर डिपेंड करता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, NH बनेगा कि CH2 बनेगा कि AlH3 बनेगा, वह डिपेंड करता है कि मेटल का वैलेंसी क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप देखिए, लिखते कंपाउंड का आप फार्मूला कैसे लिखते हैं, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड का आप फार्मूला कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहला जिसे कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, पहला मेटल हाइड्राइड का, किसका फार्मूला लिखना है? मेटल हाइड्राइड का। किसका लिखना है? मेटल हाइड्राइड का। तो सबसे पहला कंपाउंड का फार्मूला लिखना है मेटल हाइड्राइड का। तो पहले देखिए, सुनिए, पहले एक दो चीज आप याद रखिएगा। एक पहला ग्रुप का मेटल, ये याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ये सब का वैलेंसी कितना होता है? 1। पहला ग्रुप का मेटल सबका वैलेंसी कितना? 1 होगा। अगर सेकेंड ग्रुप का मेटल होगा ना, देखिए सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सब का वैलेंसी कितना होता है? 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सब का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। अगर थर्ड ग्रुप का कोई मेटल आता है, थर्ड ग्रुप, जैसे एल्युमिनियम, बोले एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? बोले एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना? 3 होता। ऐसे इतना याद रखिए, इतना जरूर कम से कम याद रखिएगा। अब आप देखिए फार्मूला बनता कैसे है, देखिए रटना नहीं है, ध्यान से सुनिए। जब कंपाउंड का फार्मूला बनाया जाता है ना, तो वैलेंसी एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। जब किसी कंपाउंड का फार्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी एक दूसरे से क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है। आप जैसे देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, फिक्स है, ये कभी बदलता नहीं है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ये जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन का कितना? 1, और ऑक्सीजन का कितना कितना? 2। ये 2 चीज जरूर याद रखिएगा। वैलेंसी ऑक्सीजन का 2, और वैलेंसी मेटल का तो जो भी रहेगा वो तो दिया रहेगा, और हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा 1। देखिए यहां देखिए, ये 1 जब कंपाउंड बनता है ना, तो वैलेंसी ऐसे इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज होगा तो लिखेंगे M1H1, तो 1 लिखाता नहीं है, तो सीधा कंपाउंड क्या लिखेंगे? MH। MH का मतलब होता है मेटल हाइड्राइड। क्या होता है? मेटल हाइड्राइड। MH का मतलब क्या हो गया? मेटल हाइड्राइड। क्या हो गया? मेटल हाइड्राइड। जैसे अब MH, अब कोई पूछेगा इसका एग्जाम्पल बताइए, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि लिथियम का, सोडियम का सबका वैलेंसी कितना है? 1 है ना, हमारा वैलेंसी 1।
अगर आप सेकेंड ग्रुप का मेटल ले लीजिए, जैसे मेटल प्लस हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी तो फिक्स है कि 1 होगा ही होगा। अगर कोई ऐसा मेटल ले लीजिए जिसका वैलेंसी 2 है, तब बताइए क्या होगा, कंपाउंड बनेगा, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होगा तो 1 तो लिखते नहीं, तो फॉर्मूला कंपाउंड का क्या बनेगा, MH2 बनेगा। तो बोले इसका एग्जाम्पल कोई पूछेगा क्या लिखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड लिखिएगा, कैल्शियम हाइड्राइड लिखिएगा, MgH2 लिखिएगा, CH2 लिखिएगा। अगर कोई ऐसा कंपाउंड दे दे जिसका मेटल का वैलेंसी 3 है, इसका 1, इसका वैलेंसी 3 है, बोले कंपाउंड क्या बनेगा, MH3। ऐसे जैसे इसका एग्जाम्पल कोई पूछा, क्या लिखेंगे, AlH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो फार्मूला MH होगा कि MH2 होगा कि MH3 होगा, वो डिपेंड करता है मेटल के वैलेंसी पर। किस पर डिपेंड करेगा, मेटल का वैलेंसी। अगर पहला ग्रुप का मेटल होगा तो MH बनेगा, सेकेंड ग्रुप का मेटल होगा तो MH2 बनेगा, थर्ड ग्रुप का मेटल होगा तो MH3 बनेगा। चलिए लिखिए इसको। पिन खा लीजिए, किनका पिन गिरा हुआ है। देखिए ये तो था आपका मेटल हाइड्राइड का। देखिए अगर कोई मेटल ऑक्साइड दे दे, क्या दे दे, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब हुआ मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलकर के बनेगा, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन। क्या मिलके बनेगा, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन। जैसे देखिए मेटल था, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कंपाउंड मेटल ऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी फिक्स होता है 2, ये कभी बदलता नहीं। मान ली मेटल ऐसा दे दे जिसका वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला बनेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, M2O। क्या बनेगा, M2O। तो कंपाउंड का फार्मूला बनाना होगा तो M2O बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड का फार्मूला पूछे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, Na2O। पोटेशियम ऑक्साइड पूछेगा, क्या लिखेंगे, K2O। बोली मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछेगा, आगे से बताइए क्या लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछेगा, क्या फार्मूला लिखेंगे, Mg2O। आप लोग इधर से बताइए क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलिए उधर से, आप पीछे
क्या लिखेंगे? अब देखिए, अभी लिखे थे सेकेंड ग्रुप का नाम मैग्नीशियम है। देखिए अभी फार्मूला लिखे थे, देखिए आप, मेटल प्लस ऑक्सीजन, दो दो एवरेज है, लिखते हैं M2O2, इसी को शॉर्ट में MO लिखते हैं। इसका मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का मेटल था, अभी लिखवाए थे ना, सेकेंड ग्रुप का था, तो फार्मूला क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बोलिए अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताइए, क्या लिखेंगे? एल एल Al3O2। इधर बताइए इस बेंच, Al3 1, क्या लिखेंगे आगे से बताइए? बोलिए अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला सेकेंड बेंच पर से, एल Al2O3। देखिए बोले क्या बनेगा? M2O3। जैसे इसका एग्जाम्पल Al2O3। अब समझ गए फार्मूला कैसे बनाइएगा? इस तरह रटना नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला मेटल का वैलेंसी है, तो किसी कंपाउंड का भी फार्मूला हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए लिखिए इसको, लिख रही है? हो गया। एक और रेडिकल का फार्मूला देख लीजिए, मेटल सल्फेट। अब समझ गए होंगे फार्मूला बनाने के लिए। सल्फेट लिखिए, SuLPHAT, सल्फेट। मान लीजिए मेटल, अब देखिए मेटल प्लस सल्फेट, सल्फेट किसको कहते हैं? SO4 2 को। अब आप बताइए, जो कोई भी रेडिकल होता है ना, उस रेडिकल का वैलेंसी उसके चार्ज के ही बराबर होता है। किसके बराबर? चार्ज के बराबर। कोई भी रेडिकल का जो वैलेंसी होगा उसके चार्ज के बराबर होता है। अब बताइए सल्फेट पे कितना चार्ज? 2, तो वैलेंसी कितना होगा? 2। ठीक है। मेटल का पूछा, यहाँ पर भी मान लीजिए कोई एक है, ये तो डिपेंड करेगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? M2SO4। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ऐसे जैसे आप कोई मेटल ऐसा आप ले लीजिए जिसका वैलेंसी 2 है, ये तो 2 है ही, इसका भी 2 है, M2SO4 होल ट्वाइस। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MSO4। जैसे कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, है ना। मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा दे दे जो मेटल था, इसका तो वैलेंसी 2 है ही, 3 है, M2SO4। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल ट्राइस।
हो गया। अब देखिए, हो गया ना। एक क्वेश्चन है, ए मेटल हाइड्राइड कंटेन 10% हाइड्रोजन। सर एक मेटल हाइड्राइड है जिसका फार्मूला भी लिखा हुआ MH3। एक मेटल हाइड्राइड था जिसका फार्मूला क्या है MH3। कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, आल्सो फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। मतलब कोई एक मेटल हाइड्राइड है जिसमें लिखा हुआ कि 10% हाइड्रोजन है। कितना परसेंट हाइड्रोजन है? 10%। तो आपसे पूछा है कि उसका पहले इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, और फिर आपसे पूछा कि एटॉमिक मास क्या होगा। कैसे बनेगी? बन गया? बना? पहले इक्विवेलेंट वेट निकालिए, फिर उसके बाद एटॉमिक वेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखिए, मेटल था, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, मेटल हाइड्राइड बन गया MH3।
ये ध्यान रखिएगा, H3 नहीं लिखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है ना वह H2 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? H2। तो आप अपने मन से नहीं कि यहाँ 3 H था, H3 बना दी, ऐसा नहीं करना। अब बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए अगर 3 हाइड्रोजन है ना तो यहाँ भी 3 लाने के लिए 3/2 से गुना कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो 3/2 कितना हो गया? 1.5, और 1.5 गुना 2 कितना हो गया? 3 हो गया। अगर बैलेंस करना है तब, तो हमको यहाँ बैलेंस की कोई जरूरत नहीं। अब आप देखिए यहाँ परसेंटेज का मतलब हुआ कि अगर ये कंपाउंड 100 ग्राम आप लेते हैं, अगर कोई मेटल हाइड्राइड कितना लेते हैं? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का परसेंट लिखा हुआ है कि 10% है, मतलब 10 ग्राम है। तो बोले 100 में से 10 चला गया तो मेटल कितना हो गया? 90 ग्राम हो गया ना। तो बताइए 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ इस मेटल का कितना मास रिएक्शन किया? 90 ग्राम, 90 ग्राम। यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 90 ग्राम मेटल। 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मेटल का कितना मास रिएक्शन किया? 90 ग्राम, 90 ग्राम। जरा ध्यान से देखिए, 10 ग्राम यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 90 ग्राम मेटल, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्शन करेगा? 90/10। बोली कोवैलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया? 9। 90/10 बता 9 आ जाए। अब इसके बाद पूछा एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट बराबर क्या होगा? ये एटॉमिक मास पूछिए या एटॉमिक वेट, क्या लिखेंगे? कोवैलेंट वेट इनटू क्या होता है? वैलेंसी। बोले 9, वैलेंसी तो दिया नहीं, तो नहीं दिया तो फार्मूला दिया है ना कंपाउंड का, क्या दिया है? MH3। अब अभी हम बताए थे कंपाउंड का फार्मूला MH3 कब बनता है? जब मेटल का वैलेंसी कितना होता है? 3। देखिए यानी MH3 फार्मूला कब बनता है? देखिए, तो हम बताए थे MH3, तब फार्मूला बनाते थे तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाता था। तो जब वैलेंसी निकालना है तो वो इंटरचेंज कर दीजिए, इसको 3 यहां कर दीजिए, इसको 1 यहां कर दीजिए। इसका मतलब मेटल का वैलेंसी कितना है? 3 आपका है। तो 3 होगा तो देखिए 9 × 3 कितना हो गया? 27 हो गया। यानी यहां से जान गए कि मेटल का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है ना। देखिए मेरी बात, क्वेश्चन समझे क्या पूछा? 25 ml 0.75 MSCl का सॉल्यूशन था, इससे कितना रिएक्शन करेगा, ये आपसे पूछा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसे इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिखिएगा, ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जब भी बैलेंस वाला इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन हमेशा क्या रहना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किया हुआ भी है, देखिए हम कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl रिएक्शन करके कंपाउंड बना CaCl2 CO2 और प्लस क्या बना? वाटर। ये ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन था। यहां से देखिए इसका 1 मोल, इसका कितना मोल से रिएक्शन किया? 2 मोल से। कहां से देखते हैं? यहां से देखते हैं। तो एक इसका 1 मोल 2 मोल से रिएक्शन किया, इसका 1 मोल का मतलब कितना मास होता है? 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम। देख, एक ही क्वेश्चन को आप अपने अपने तरीका से भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर मोल को मिली मोल में बदल देते हैं। बोली मोल को मिली मोल में बदलना है तो कितना से गुना करना होगा? 1000 से।
1 ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना कर दीजिए। 1 ग्राम इजकल टू कितना मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो मिली में बदलना है तो 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो आप देखिए इसका 2 मोल का मतलब कितना मिली मोल, तो 2 गुना 1000, मतलब 2000 मिली मोल। आ गया ना। इसका मतलब यहां से अब कैसे क्यों बदले ऐसा आप, तो अब आगे बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम से HCl का कितना मिली मोल रिएक्शन करेगा, 2000। कितना रिएक्शन करेगा, 2000। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए HCl का 2000 मिली मोल चाहिए। कितना मिली मोल चाहिए, 2000। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। अब बताइए HCl दिया हुआ कितना है, HCl का कितना सोल्यूशन दिया हुआ है, 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 m HCl। ये लिखा हुआ है HCl, द नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ HCl। देखिए द नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ HCl कैसे निकाला जाता है। अगर किसी का वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखा हुआ है, किसमें लिखा है, मिलीलीटर, और मोलरिटी लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम इंटू मोलरिटी दोनों का प्रोडक्ट मिली मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, मिली मोल। तो आप देखिए नंबर ऑफ मिली मोल निकालना होगा तो 25 इंटू कितना कर देंगे, 0.75। हम क्या बोले, वॉल्यूम ml में लिखा रहे, अब मोलरिटी दिया रहे, तो वॉल्यूम इंटू मोलरिटी ये दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मिली मोल। क्या कहलाता है, मिली मोल। अब बताइए दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना वैल्यू आएगा, जल्दी बोलिए। 25 में 0.75 कितना, 18.75 कितना आ गया। अब इसका मतलब जो HCl का अमाउंट दिया था वह इतना दिया था, इतना का मतलब कितना दिया, 18.75 मिलीमोल। अब आप खुद सोचिए कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम से कितना रिएक्शन करता है, 2000। यानी 2000 मिलीमोल HCl के साथ ये कितना रिएक्शन करता है, 100 ग्राम। तो अब आप निकाल दीजिए। देखिए तो चूंकि देखिए 2000 मिलीमोल 2000 मिलीमोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ कितना से रिएक्शन करेगा, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। लिखा हुआ है 2000 मिलीमोल HCl रिएक्शन करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। अब आपका मिलीमोल HCl है कितना, 18.75। इसमें से निकाल दीजिए 18.75 से कितना रिएक्शन करेगा, डिवाइडेड बाई 2000। इसको सोल्व करके बताइए कितना आएगा, सोल्व कीजिए बताइए कितना। कितना आता है, ठीक से सोल्व कीजिए बैठ करके आराम से। दो सुना तो कट ही जाएगा ही। 18.75 डिवाइडेड बाई 20, जीरो 0.9 के आसपास कुछ आएगा। कितना आता है,
0.9 के बाद कुछ है 97 96 93 0.93 आता है पीछे 93 क्या बोली 75 इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्या कह रहा था, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अनुसार कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है? HCl के साथ। कह क्या रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट इसका HCl का 2 मोल से रिएक्शन किया, रिएक्शन करके कंपाउंड बन गया CaCl2 CO2 और क्या बना? वाटर बना। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl का 2 मोल से रिएक्शन किया। कहां से जानते हैं? यहां जो लिखा हुआ 2 तो 2 हो गया। 2 मोल का मतलब 2000 मिलीमोल हो गया। 2 मोल का मतलब कितना मिलीमोल? 2000 मिलीमोल हो गया। इसका मतलब 1 मोल का मतलब इसका 100 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl का 2000 मिलीमोल रिएक्शन किया। अब आप सुनिए, HCl का 2000 मिलीमोल CaCO3 का कितना मास से रिएक्शन करता है? 100 ग्राम से। इसका मतलब हुआ कि इतना मिलीमोल 100 ग्राम से रिएक्शन करता है और HCl लिखा हुआ इतना 25 ml 0.75 m HCl। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 18.75। वॉल्यूम जब ml में रहे और मोलरिटी दिया रहे, तो ml में जो वॉल्यूम दिया है और मोलरिटी दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वह प्रोडक्ट का वैल्यू नंबर ऑफ मिलीमोल कहलाता है। तो हम नंबर ऑफ मिलीमोल किसका निकाल दिए? HCl का। कितना HCl आ गया? 18.75। और ऊपर से हम ये जानते हैं कि HCl का 2000 मिलीमोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास से रिएक्शन करता है? 100 ग्राम से। यानी इतना मिलीमोल 100 ग्राम से रिएक्शन किया, तो निकाल दीजिए 18.75 से कितना रिएक्शन। ये मास आ गया किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए लिख लीजिए, लिख लिए सब। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, उसको बढ़िया से सोल्व कर लीजिए। बोलिए। मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मतलब कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा कि मेटल या नॉन मेटल? बहुत उपाय उसका। देखिए जिससे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है सब नॉन मेटल होता है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है वो मेटल होता है। ठीक है, मेन वही है हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे। ठीक है, ऐसे नाम से पकड़ना है तो जिसके नाम में अम आ जाए एक ट्रिक बता देते हैं, वो सब मेटल होता है। सोडियम अम है, कैल्शियम है ना। ट्रिक है तो एक्सेप्शन भी रहेगा। जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड अम नहीं आता, लेकिन उसको देखते ही मेटल है, धातु है, लेकिन उसका भी लैटिन नेम में अम आता है। कॉपर का लैटिन नेम कुप्रम होता है, सिल्वर का अर्जेंटम होता है, गोल्ड का ऑरम होता है, सब में अम आता है। ठीक, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से जिसका ज्यादा होगा 4 हाँ सब सब नॉन मेटल। 8 का 8 तो नट गैस होता है, 8 से 1 हो जाएगा। रिएक्शन ही नहीं करेगा वो। चलिए आगे देखिए, हटा दें। ये जितना क्वेश्चन बनाते हैं ना, आप घर पे जा करके उसी क्वेश्चन को आप लिखिए और लिख करके फिर से उसको क्या कीजिए, बनाइए। देखिए बनता है कि नहीं बनता। अगर कहीं कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत लगता है, तो क्लास के बाद आकर के हमसे पूछ लिया कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं फिर समझ में आ रहा है, बता दीजिए, ठीक है ना। और जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, जो भी ऐसे भी बच्चे हैं, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए।
आप P/Q अपना खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर का, और उस जो चैप्टर होता है उस चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए। जो नहीं बने वो हमसे क्या कीजिए, पूछिए, चाहे जेई का क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन। चलिए आगे लिखिए, क्लोरीन लिखिए, क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर समझाएंगे तो फिर वीडियो चले। क्वेश्चन, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मतलब रिएक्शन कराया गया, ट्रीट किया गया उसको मैग्नीज डाइऑक्साइड, किसके द्वारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के द्वारा। करा क्या, विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस का मतलब पानी में तैयार किया हुआ HCl का सॉल्यूशन है। यहां लिखा हुआ देखिए 4 मोल HCl एक्वस है। HCl कितना मोल लिया गया, 4 मोल। MnO2 S का मतलब यहाँ सॉलिड होता है, एक्वू का मतलब होता है एक्वस, मतलब पानी में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन। रिएक्शन करके 2 मोल वाटर लिक्विड बना और प्लस 1 मोल MnCl2 बना प्लस Cl2 बना। इक्वेशन बैलेंस किया हुआ है, आपको अलग से बैलेंस करने होने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ, हमारा HCl का कितना ग्राम 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, कितना ग्राम HCl रिएक्शन करेगा 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड से, ये पूछा है। अब मैग्नीज का मास लिखा हुआ 55U, U का मतलब AMU का मतलब एटॉमिक मास लिखा हुआ है। मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना होता है 55। U का मतलब होता है यूनिफाइड, क्या होता है यूनिफाइड। एटॉमिक मास AMU नहीं लिख करके U लिखा जाता है। अगर ग्राम लिखिएगा तो ग्राम पर मोल लिखा जाएगा, उसी को लिख सकते हैं 55 ग्राम पर मोल। समझ गए। सोडियम का खाली 23U कर दीजिए तो मतलब 1 एटम का मास, 23 ग्राम कर दीजिए तो पर मोल का मास। लिखिए इसको, बना के दिखाइए, तो सिंपल, उससे भी छोटा है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम, बन गया। ये भी नहीं बना, क्या जी बना। देखिए यहां जैसे क्वेश्चन आपको दिया, देखिए 4 मोल HCl, ध्यान से देखिए MnO2 रिएक्शन किया इसमें, ये तो बैलेंस करके खाली, इसमें कहाँ दिक्कत है। मान लीजिए 200 रुपया में एक टी शर्ट मिलता है, तो 200 रुपया में एक टी शर्ट मिलता है, तो 400 रुपया में कितना टी शर्ट। अरे कहीं बाजार में कपड़ा वपड़ा खरीदे हैं आप लोग, कहीं बाजार उजार निकले हैं, कभी खरीदते ही नहीं कुछ, कभी खरीदे। तो हम कह रहे हैं 200 रुपया में अगर एक टी शर्ट मिलता है तो 400 रुपया में कितना टी शर्ट मिलेगा। तो यही क्वेश्चन ना है, इससे ज्यादा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ सुनिए, देखिए यहाँ 4 मोल HCl, देखिए यहाँ 2 मोल H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। देखिए इक्वेशन बैलेंस किया हुआ है। आप यहां देखिए इसका 4 मोल, यहां कुछ नहीं तो कितना मोल से रिएक्शन करेगा 1 मोल। ये बनेगा कितना 2 मोल, ये कितना बनेगा 1 मोल, ये भी कितना बनेगा 1। यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 हो गया, ये ना हो गया। तो आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl का कितना मास इसके 5 ग्राम से रिएक्शन करेगा।
तो पहले आप निकाल दीजिए 4 मोल का मतलब कितना 4, इसका 1 मोल में कितना मास होता है 36.5। कैसे, हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, 36.5 आ गया। इसका कितना 1 मोल का मतलब मैग्नीज का मास कितना 55, ऑक्सीजन का कितना 16 गुना 2, कितना मास आएगा 16 दूनी 32, 32 और 55 कितना आएगा, कितना 87 ना, 87। तब 16 दूनी 32, 30, 5 दिन 87। अब इसका मास कितना आ गया 142 आएगा कि नहीं, 146 आएगा ना, हाँ 73, 72, 73, 146। (73) आएगा 1 मोल का मास। हाइड्रोजन जुड़ गया इसलिए मास उसका बढ़ गया था। तो 4 मोल Cl है, 4 इंटू 36.5, ठीक है 146। अब तो बन ही गया। अब MnO2 का 87 ग्राम कितना HCl से रिएक्शन कर रहा है, बोलिए कितना 146। अब क्या बना लीजिए, तो देखिए, तो चूंकि 87 ग्राम MnO2 reacts with 87 ग्राम MnO2 react with 146 ग्राम किससे, HCl से, ठीक है। अब पूछा कितना में है 5 ग्राम, कितना पूछा है 5, तो 5 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो बोलिए केमिस्ट्री में जो पूछे कि 200 रुपया में एक टी शर्ट मिलता है तो 200 में कितना, उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। बस क्या था 87 ग्राम से 146 ग्राम रिएक्शन किया, तो पूछा 5 ग्राम से कितना रिएक्शन किया, यही पूछा है, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। जो आ जाए ठीक है 8.39 आए ना, लिख लीजिए। हो गया, एक क्वेश्चन और क्या करा, इफ द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है जिसका इतना मोल का मास लिखा हुआ है कितना ग्राम 2.25 ग्राम। तो आप खुद सोचिए 0.25 मोल्स ऑफ एन एलिमेंट बराबर कितना दे दिया है 2.25। तो आप निकाल दीजिए 1 मोल का मास कितना आ जाएगा, बोले इसका 1 मोल तो इसका चौथाई हिस्सा है ना, ये 4 गुना ज्यादा है, या दिक्कत लगता है तो ऐसे लिखिए 2.25 इंटू 1 बाई 0.25, 2.25 100 कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 4, 9 ग्राम आ जाएगा। देखिए 9 आएगा ना, देख लीजिए। तो आप देखिए इसका मतलब 1 मोल का मास आ गया, तो एक एलिमेंट X है, इसका 1 मोल का मास कितना आया 9 ग्राम। 1 मोल का मतलब कितना एटम होता है 6.02, एक मोल बराबर इतना होता है ना 6.022 10 के बाद। इसको आप 6 मान के बनाइए, 0.022 हटा दीजिए, लगभग आंसर आ जाएगा। तो जब कैलकुलेशन करना रहता है ना तो इसको 6.022 को क्या मान करके बनाइए 6 मान के बनाइए। अब क्या, अब एक एटम का मास पूछा, तो चूंकि आप जानते हैं, देखिए 6, इसको हम 6 मान लेते हैं इतना, 6 गुना 10 के पावर 23,
इतना एटम्स बराबर जानते हैं 9 ग्राम है, इसलिए 1 एटम का मास निकाल दीजिए। 9/6 गुना 10 के पावर 23 कितना आ जाएगा? 1.5 10 के पावर -23। यही तो आ गया, 80 नंबर आ गया। 9 6 में 1.5 से कट जाएगा, आई हो जाएगा, ऊपर पावर जाएगा तो -23 आ जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन। होमवर्क तो मिला है ना, असाइनमेंट थर्ड अभी नहीं मिला है।